नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुद्रम सीरीज की मिसाइल को लेके है। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी डीआरडीओ की तरफ से रुद्रम 1 से लेकर रुद्रम 3 तक की सभी मिसाइल को अभी एक एक करके टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पता था कि रुद्रम सीरीज के अंदर रुद्रम 3 शायद आखिरी मिसाइल होने वाला था। लेकिन अभी कुछ टॉप डिफेंस साइट्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि रुद्रम 3 के बाद अभी इस सीरीज के अंदर एक और मिसाइल को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसको रुद्रम 4 कहा जाने वाला है, और ये एक लॉन्ग रेंज की स्टैंड अप वेपन होने वाला है। वैसे भी रुद्रम 3 लगभग 550 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है, जो कि Su-30 MKI को अच्छी खासी स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन अभी रुद्रम 4 की बात करें तो इसे एक अलग ही प्रोग्राम के अंदर डेवलप करने की बात सामने आई है। मार्च 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से Su-30 MKI के लिए एक लॉन्ग रेंज स्टैंड अप वेपन को डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल को अप्रूव किया गया था, लेकिन तब लगा था कि इसमें शायद कोई लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जाएगा, पर अभी पता चल रहा है कि ये क्रूज मिसाइल की तरह नहीं बल्कि एक रुद्रम सीरीज की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह मिसाइल होने वाला है। तो ये एक हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाला है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अभी फिलहाल इसे सिर्फ Su-30 MKI में इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली ब्रह्मोस की तरह एक हैवी मिसाइल होने वाली, जिसका वजन 1 टन से लेके 1.5 टन तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अग्नि सीरीज की मिसाइल को लेके, जो कि भारत की न्यूक्लियर डिलीवर प्लेटफॉर्म का एक मेन मिसाइल है। अब रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ की तरफ से मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ मेजर अचीवमेंट को हासिल किया गया था। खास करके अग्नि प्राइम की डेवलपमेंट के बाद डीआरडीओ की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल की वेट को रिड्यूस करने के साथ साथ इनकी रेंज को भी इंक्रीज करने की टेक्निक में महारत को हासिल कर लिया गया। इसी तरीके से डीआरडीओ की तरफ से कुछ महीने पहले अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक मॉडिफाइड वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जिसे अग्नि 5 मार्क 2 का नाम दिया गया था, और बताया गया था कि इसका रेंज अभी अग्नि 5 की पुराने वेरिएंट के मुकाबले 10 से 20% बेहतर होने वाला है। ठीक वैसे ही अभी डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 4 का भी एक मॉडिफाइड वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसका नाम अग्नि 4 मार्क 2 होने वाला है। और अभी के लिए अगर हमारी एग्जिस्टिंग अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो इनका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अभी अगर इसकी मार्क 2 वेरिएंट की बात करें तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसका मेन कारण अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए स्पेशल फ्यूल और वेट रिडक्शन टेक्निक होने वाला है, क्योंकि वर्तमान अग्नि 4 मिसाइल का वेट करीब 17000 kg के आसपास है। लेकिन अभी अगर इसकी मार्क 2 वेरिएंट की बात करें, जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, इसका वेट अभी 17000 kg से 14000 kg के आसपास रिड्यूस करने का प्लान किया गया। और ये जो 3 टन के आसपास वेट यहाँ पे रिड्यूस होने वाला है, ये एक मेजर कारण होगा जो कि इसकी एग्जिस्टिंग रेंज को बेहतर करने में काम आने वाला है, और इसके अलावा इसकी गाइडेंस सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की बात की गई है। अगला अपडेट स्मॉल आर्म्स को लेके है। अभी मोस्टली हमारी डोमेस्टिक स्मॉल आर्म एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसके लिए हम मोस्टली हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इसमें स्मॉल आर्म्स के एमुनेशन को मैन्युफैक्चर करने को लेके मार्केट में स्टेबल होने लगे हैं। पहले ट्रिपल डिफेंस और अभी अदानी डिफेंस की तरफ से भी भारत में स्मॉल आर्म्स के एमुनेशन को बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा चुका है। रिसेंटली अदानी डिफेंस की तरफ से बताया गया था कि वो अभी अपनी स्मॉल आर्म एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करने वाले हैं, और इसी साल के अंत तक अदानी डिफेंस की तरफ से अपनी कानपुर वाली फैसिलिटी से साल भर में 300 मिलियन राउंड्स को प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। अभी कानपुर में अदानी डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है, वहाँ पर साल भर में 150 मिलियन यूनिट को या राउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट की ऑलमोस्ट 25% डिमांड को पूरा कर सकता है। यानी कि साल भर में इंडियन आर्मी का जो डिमांड है यहाँ पर उसका 25% पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी अदानी डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस की टोटल डिमांड की, यानी कि साल भर की टोटल डिमांड की 50% को पूरा करने का टारगेट रखा गया। अदानी डिफेंस की कानपुर बेस्ड फैसिलिटी में वैरायटी ऑफ स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसमें 5.56, 7.62, 9mm और .338 लैपो मैग्नम जैसे
स्नाइपर एमुनिशन को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर बाकी अलग अलग स्टैंडर्ड की कैलिबर की जो एमुनिशन है उनको भी बनाया जा सकता है। पर अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में मेनली जो स्टैंडर्ड की एमुनिशन का डिमांड है उन्हीं को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और अभी अदानी डिफेंस की तरफ से स्मॉल आर्म्स को एक्सपोर्ट करने के भी प्लान किया जा रहा है, जिनको आने वाले सालों में वो एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला अपडेट मिनी यूएवीज को लेके है, जिसे हम हैंड लॉन्च सिस्टम भी कह सकते हैं। नॉर्मली इनको यूएवी की जगह पर अनमेंड एरियल सिस्टम या यूएस सिस्टम भी कहा जाता है, जिनको सर्वेलेंस के लिए इन्फेंट्री यूनिट्स और फॉरवर्ड यूनिट्स की तरफ से कैरी किया जाता है। तो अभी पुलिस डिफेंस कंपनी WV ग्रुप की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी इंडियन आर्मी को अपनी फ्लाई आई यूएवी को ऑफर किया गया। ये एक मल्टीपर्पज़ यूएवी है जिसे मोस्टली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको हम लोग आर्म ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लेंथ करीब 1.8 मीटर और विंग स्पैन करीब 3.6 मीटर है। ये करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और लगातार 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ऑपरेट कर सकता है, यानी कि हम जहाँ से इसको ऑपरेट कर रही है यहाँ से 180 किलोमीटर दूरी पर भी ऑपरेट किया जा सकता है और सी लेवल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह कि ये एक मॉड्यूलर डिजाइन का यूएवी है जिसे इजीली असेंबल और डिसेंबल किया जा सकता है और हाथ से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसको फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉय करना बहुत ही आसान बनाता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लॉन्चर या कैटापल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको ऐसे ही लॉन्च कर सकते हैं। इसमें डुअल ऑब्जर्वेशन हेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग तरह की पेलोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली इसमें डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए एक नॉर्मल कैमरा के साथ साथ इंफ्रारेड कैमरा दिया जाता है, जो कि ऑपरेटर को किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में या डे नाइट कंडीशन में एक्यूरेट डाटा को प्रोवाइड कर सकता है। सर्वेलेंस के अलावा ज़रूरत पड़ने पर इस ड्रोन में हम स्मॉल साइज की एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे एक आर्म्ड ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इस कैटेगरी की अलग अलग तरह की ड्रोन्स को एक्वायर करने के बारे में प्लान किया जा रहा है, तो हो सकता है उसी वजह से अभी WV ग्रुप की तरफ से इसको भारत को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस सेगमेंट में अभी पहले से ही भारत के पास काफ़ी सारे इंडिजिनस ऑप्शन भी मौजूद है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके, और अभी हम सबमरीन्स को लेके दो मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला अपडेट इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को लेके। तो फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के बाद अभी भारत को कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और अभी खास करके मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से जब से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाया गया तब से इन सबमरीन की मेजर मेंटेनेंस को लेके वो सभी ग्लोबल ऑपरेटर को हेल्प करने का ऑफर कर रहे हैं और रिसेंटली ब्राजील की तरफ से अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए ओवरऑल के लिए भी मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ बातचीत किया गया था, जो कि आगे चल के इसमें भारत से मदद चाहते हैं। और अभी पता चला कि इंडोनेशिया की तरफ से भी अभी भारत से सबमरीन को खरीदने के बारे में सोचा जा रहा है। इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल तो फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया कि फिलहाल इंडोनेशिया की तरफ से भी भारत से किस कैटेगरी की सबमरीन को खरीदने के बारे में प्लान किया जा रहा है, फिर उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होने वाली। लेकिन इंडोनेशिया जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, वो अभी अपनी नेवी में मॉडर्न सबमरीन को इंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें वो अभी भारत से मदद चाहते हैं। फिलहाल अभी तक ऑफिशियल लेवल पर इसको लेके कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसको लेके अपडेट सामने आने वाली है। इसके बाद आज की जो मेजर अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएस की तरफ से अभी चाइना की लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर बहुत ही बड़ा क्लेम किया गया है, जिसमें यूएस की तरफ से बताया गया कि चाइना की जोहू क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन मई से जून के बीच पानी में डूब गया था और इसकी कुछ सैटेलाइट इमेज को भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पब्लिश किया गया, जिसमें डॉकयार्ड में चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन पानी में डूबता हुआ दिखाया गया था। फिलहाल ये सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये फाइनल लेवल पर इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन अचानक ये पानी में डूब गया था। और ये सच में पानी में डूब गया था या जानबूझकर इसको चाइना की तरफ से पानी में डुबाया गया था, इसको लेके अभी तक चाइना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। अब जहाँ तक बात रही चाइनीज़ सबमरीन की, तो ये डॉकयार्ड में ही मौजूद था, तो यहाँ पर एक सबमरीन का एकदम से किसी कारण की वजह से पानी में डूब जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस पर अभी तक चाइना की तरफ से कोई काउंटर स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, जिस वजह से यूएस के इस दावे पर अभी भरोसा करना स्टार्ट किया जा रहा है कि सच में चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन था वो पानी में डूब गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।